हेलो एवरीवन, वेलकम टू पार्कवे एजुकेशन। और हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एमपीपीएससी प्रिपरेशन सीरीज। और इसमें हम लोग आपके जेनेटिक्स सब्जेक्ट का पार्ट 2 जो है आज आपके लिए लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारी कल की जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने जाना था जोहान ग्रेगर मेंडल के बारे में कि वो कौन थे और उनका क्या कंट्रीब्यूशन है जेनेटिक्स को लेकर। और आज हम लोग जानेंगे कि क्या होती है मेंडेलियन इनहेरिटेंस। अगर आप लोग मेंडेलियन इनहेरिटेंस को सबसे आसान भाषा में बताना और समझाना चाहो तो ये उसकी सबसे छोटी डेफिनेशन है जो मेरे हिसाब से है, 1 फैक्टर फॉर 1 करेक्टर। इसका मतलब क्या है कि हर एक करेक्टर के लिए एक ही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। फैक्टर जो है, मेंडल ने जीन्स को बोला था फैक्टर, जीन्स के लिए मेंडल ने वर्ड यूज किया था फैक्टर। और मेंडल का हाइपोथेसिस था कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के हर एक कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ एक ही जो जीन है वो एक ही जो जीन है या एक ही फैक्टर है वो कंट्रोल करता है। मेंडेलियन ट्रेट्स आर दोज ट्रेट्स विच आर अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ वन जेनेटिक लोकस। मेंडेलियन ट्रेट्स या मेंडेलियन कैरेक्टर, हम लोग उन कैरेक्टर्स को बोलते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही जीन लोकस के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अब तो कल हम लोगों ने बात की थी कि जो मेंडल है उसने पी प्लांट्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे। और अभी हम लोग देखते हैं कि क्या एक्सपेरिमेंट थे मेंडल के। हमारी पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि जो मेंडल है उसने लगभग 10,000 पी प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था। और जो पी प्लांट होता है उसका साइंटिफिक नेम है, और पी प्लांट्स का साइंटिफिक नेम है पाइसम सैटिवम। जो पी है उनके पी में हम लोगों को 14 क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। मेंडल सेल्फ ब्रीड ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ऑफ पी एज स्टार्टिंग मटेरियल। जो मेंडल था उसने क्या किया कि पीस की ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज ली। ट्रू ब्रीडिंग वैरायटी आप लोगों को कल भी बताई थी कि अगर कोई भी प्लांट जो है, ट्रू ब्रीडिंग का मतलब है अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है जब उनकी मेटिंग कराई जाती है तो उनसे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होते हैं, F1 जनरेशन प्रोड्यूस होती है, उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं वो सेम उसके पेरेंट्स जैसे होते हैं। तो इस तरह की वैरायटी को हम लोग बोल देते हैं ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज। अब देखिए इसी की एग्जांपल है। अब हम लोग, ये तो हमारा पी प्लांट हो गया और अब हम लोग ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज की बात कर रहे हैं। इसमें हम पी प्लांट के जो 2 कलर के फ्लावर थे हम लोगों ने कल की वीडियो में डिस्कस किया था, मेंडल ने लिए थे। एक थे पर्पल फ्लावर और एक थे वाइट फ्लावर। जब ट्रू ब्रीडिंग पर्पल फ्लावर की ट्रू ब्रीडिंग वाइट फ्लावर से मेटिंग की गई तो जो F1 जनरेशन थी यानी कि जो हाइब्रिड्स थे वो सारे के सारे पर्पल फ्लावर थे। तो इससे हमें पता लगता है कि जो ट्रू ब्रीडिंग वैरायटीज हैं वो मेंडल ने यूज की थी। अब जो मेंडल का एक्सपेरिमेंट था, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जो मेंडल है उसने वो पहला ऐसा साइंटिस्ट था जिसने हाइब्रिडाइजेशन परफॉर्म की थी। हाइब्रिडाइजेशन अब उसने कैसे की थी चलिए देखते हैं। अब ये जो आपको दिख रहा है ये मेंडल का एक रेसिप्रोकल क्रॉस है। रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होता है कि आप लोगों को बताया था कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके 2 अलील प्रेजेंट होते हैं, 2 अलील या 2 ऑल्टरनेटिव्स। जैसे ये पी प्लांट हो गया, इस पी प्लांट की आपको 2 वैरायटीज देख रही हैं, एक है टॉल, ये है टॉल वैरायटी और ये है शॉर्ट वैरायटी। तो ये जो टॉल और शॉर्ट के बीच का क्रॉस है, किसी भी कैरेक्टर के 2 ऑल्टरनेट ट्रेट्स के बीच के क्रॉस को बोला जाता है रेसिप्रोकल क्रॉस। तो जो मेंडल था उसने पी प्लांट का रेसिप्रोकल क्रॉस किया। और जो क्रॉस सिर्फ एक ही कैरेक्टर को चेक करने के लिए किया जाता है, जैसे अब ये जो कैरेक्टर आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पे हम लोगों ने प्लांट हाइट ली है, टॉल प्लांट्स की शॉर्ट प्लांट्स के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराई और फिर आगे जो हमें F1 जनरेशन मिली, F2 जनरेशन मिली, उसकी भी हमने सिर्फ और सिर्फ हाइट को ही काउंट किया है कि हाइट कैसी है। तो इस तरह से सिर्फ और सिर्फ जो एक कैरेक्टर की स्टडी के लिए क्रॉस बनता है उसको हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। and cross which involves 2 characters simultaneously is called dihybrid cross।
इसका मतलब क्या है कि ऐसा क्रॉस जो दो करेक्टर्स को एक साथ स्टडी करे उसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस बोल देते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने प्लांट हाइट के साथ फ्लावर कलर ले लिया, या फिर पी पॉड की शेप के साथ सीड्स का कलर ले लिया, तो वो क्या हो गए, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस हो गए। अब हम लोग आ जाते हैं रिजल्ट्स ऑफ मेंडल पे। अब सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि मेंडल ने ऑलमोस्ट 10,000 प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो रिजल्ट्स भी इसके बहुत लंबे हैं। आपको इसके रिजल्ट अच्छे से समझाने के लिए मैंने ये क्रॉस यहाँ पे लगा दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो पहला रिजल्ट इसका क्या था, F1 प्लांट्स ऑफ रेसिप्रोकल क्रॉस वर सिमिलर। इसका मतलब क्या था कि जो हमने रेसिप्रोकल क्रॉस किया था दो ऑल्टरनेट ट्रेड्स के बीच, उससे हमें जो F1 जनरेशन मिली थी वो सारे के सारे एक जैसे थे। जैसे हमने टॉल और शॉर्ट का क्रॉस किया तो जो हमें F1 जनरेशन मिली वो सारी की सारी क्या मिली, टॉल मिली। F1 plants were not intermediate. They resemble one parent in having a single alternate character. इसका मतलब क्या है कि जो हमारी F1 जनरेशन थी वो इंटरमीडिएट नहीं थी। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने एक पेरेंट के जैसी थी। ऐसा नहीं था कि जो दो पेरेंट्स हैं उनके करेक्टर मिक्स होके एक करेक्टर बन गया। जो हमारी F1 वैरायटी थी वो रिसेंबल करती थी अपने एक पेरेंट से। जैसे कि ये हमारे जो हाइब्रिड आए ये क्या थे, सारे के सारे टॉल। इन F2 जनरेशन बोथ पेरेंटल ट्रेट्स ऑफ करेक्टर आर एक्सप्रेस्ड। जब हम लोगों ने F1 जनरेशन की आपस में मीटिंग कराई तो जो हमारी F2 जनरेशन मिली उसमें पेरेंट्स के दोनों ही ट्रेट्स जो थे वो दोबारा रीस्टोर हो गए थे। रीस्टोर होने का मतलब क्या है कि हमारी पेरेंट्स थे प्योर वैरायटीज, उनसे हम लोगों को F1 मिले जो कि थे हाइब्रिड। लेकिन जो हाइब्रिड थे वो सारे के सारे क्या थे, टॉल थे। लेकिन जब इन हाइब्रिड्स को आपस में मेट कराया गया तो उससे हम लोगों को जो F2 जनरेशन मिली, ये आप लोग देखो F2 जनरेशन में हमें प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट दोनों ही जो प्लांट्स हैं वो मिल गए, यानी कि हाइट करेक्टर के दोनों ही जो ट्रेट्स थे वो रीस्टोर हो गए। द करेक्टर्स विच डू नॉट शो अप इन F1 जनरेशन मस्ट लाई हिडन इन और अनएक्सप्रेस्ड। इसका क्या मतलब है कि जो करेक्टर हम लोगों को F1 में नहीं दिखाई दिया, जैसे कि F1 में हम लोगों को क्या नहीं दिखाई दिया, शॉर्ट हाइट करेक्टर या फिर ड्वार्फ करेक्टर, तो वो क्या था, वो हिडन फॉर्म में वहीं पे प्रेजेंट था, वो इन प्लांट्स में हिडन फॉर्म में प्रेजेंट था। नेक्स्ट है, ऑर्गेनिज्म possesses two factors for one character. If two factors are similar, the organism is true breeding species. अब जो मेंडल था उसने क्या कहा कि हर एक करेक्टर के लिए, जैसे कि यहाँ पे हमारा करेक्टर क्या है, प्लांट हाइट, हर एक करेक्टर के लिए दो फैक्टर, ये देखिए दो बार टी लिखा है ना हमने, टी, तो हर एक करेक्टर के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर वो दोनों ही फैक्टर जो है सेम हैं, जैसे इस केस में टी कैपिटल टी, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या है, ट्रू ब्रीडिंग स्पीसी है। और अगर ये जो दोनों फैक्टर हैं सेम नहीं होते, जैसे कि ये हो गया स्मॉल टी और कैपिटल टी, तो ये ऑर्गेनिज्म ट्रू ब्रीडिंग स्पीसी नहीं है। अभी उसी के रिजल्ट्स जो हैं कंटिन्यूशन में चल रहे हैं। आप लोग बोर ना हो जाएं इसलिए मैंने जो अपना फिगर है, डायग्राम है, क्रॉस है, वो चेंज कर लिया है। तो नेक्स्ट हमारा रिजल्ट है, आउट ऑफ टू फैक्टर्स वन इज डोमिनेंट एंड वन इज रिसेसिव। अभी हम लोगों ने पिछली स्लाइड में क्या पढ़ा कि हर एक करेक्टर के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, लेकिन F1 जनरेशन में तो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पर्पल। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों करेक्टर्स में से, जैसे कि पर्पल और वाइट ऑल्टरनेट ट्रेट्स हो गए एक ही करेक्टर के फ्लावर कलर के, तो इनमें से जो पर्पल है वो ज़्यादा डोमिनेंट है और इसीलिए वो F1 जनरेशन में शो हो रहा है, और जो वाइट है वो रिसेसिव है। ऐसा माना जाता है कि जो करेक्टर आसानी से अपने आप को शो कर सके वो डोमिनेंट होता है और जो सप्रेस हो जाए वो रिसेसिव होता है। टू फैक्टर्स डज नॉट मिक्स इन हाइब्रिड।
अब हमारा अगला रिजल्ट क्या मिला हम लोगों को मेंडल से कि जो दो कैरेक्टर हैं, जैसे कि ये पर्पल और व्हाइट, पर्पल और व्हाइट जो है कभी भी हाइब्रिड के अंदर मिक्स नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ पे पर्पल, यहाँ पे जो हमारी F1 जनरेशन आई वो भी सारे के सारे पर्पल फ्लावर थे। ऐसा नहीं था कि व्हाइट और पर्पल मिक्स हो गए और बीच का कोई कलर आ गया। सारी की सारी F1 जनरेशन क्या थी? पर्पल कलर की थी। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, टू फैक्टर्स सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमीट्स। अभी देखिए, अगर आप लोग इस पॉइंट को ध्यान से पढ़ो, एक बार और मैं आपके लिए रीड करती हूँ। एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, टू फैक्टर्स सेपरेट एंड पास इनटू डिफरेंट गैमीट्स। अब इस फैक्टर का रिजल्ट जानते हैं क्या है? इसका रिजल्ट ये है कि जो मेंडल था उसने बहुत पहले ही मियोसिस को डिस्कवर कर दिया था। हालांकि उस टाइम वो खुद इस चीज को समझ नहीं सका और इसे मियोसिस का नाम नहीं दे सका, लेकिन उसने ये चीज प्रूव कर दी थी कि मियोसिस होता है। क्यों? क्योंकि उसने गैमीट्स की बात की थी। इस लाइन में, इस पॉइंट में मेंडल ने क्या प्रूव किया कि जब गैमीट फॉर्मेशन होती है तो हमारे दो फैक्टर होते हैं। हम लोगों ने बात की हर कैरेक्टर के लिए दो फैक्टर हैं, तो उन दोनों फैक्टर, तो वो जो दोनों फैक्टर हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग होके वो अलग अलग गैमीट में चले जाते हैं। अब ये जो मेंडल का पोस्टुलेट था, इसको आगे जाके नाम दिया गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, और यही जो है फाउंडेशन प्रिंसिपल है मेंडेलियन इनहेरिटेंस के या मॉडर्न डे जेनेटिक्स के। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या था? एक गैमीट हैज ओनली वन फैक्टर। इसका मतलब क्या है कि जो एक गैमीट है उसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है। जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं कि हमारे जो सोमैटिक सेल हैं बॉडी के, वो होते हैं डिप्लॉइड, उनमें 2n क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो हमारे गैमीट्स हैं वो होते हैं हैप्लॉइड, उनमें सिर्फ हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। अब नेक्स्ट है गैमीट्स फ्यूज रैंडमली एंड सो दस फैक्टर्स कम टुगेदर इन न्यू जनरेशन एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ। अब ये जो पॉइंट है ये क्या बोलता है कि जो गैमीट्स हैं वो रैंडमली, मतलब अपने आप से किसी भी कॉम्बिनेशन में फ्यूज कर जाते हैं, और इसी के साथ जो फैक्टर्स होते हैं वो भी नए नए कॉम्बिनेशन बना के पिछली जनरेशन से अगली जनरेशन में, यानी कि नई जनरेशन में खुद को एक्सप्रेस करते हैं।